हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजा एग्जाम पर। अगर आप रीट मुख्य परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस क्लास में गणित शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण पीवाई के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्लास आपको रीट मुख्य परीक्षा 2026 में गणित की शिक्षण विधियों को हल करने में सहायता करेगी। तो ये क्लास अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना, और अगर क्वेश्चन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ज़्यादा बातें न करते हुए आई क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मिनल को सीखने में कठिनाइयां होने के कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षण, स्व अनुदेशनात्मक शिक्षण, कक्षा शिक्षण या व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण। तो ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण को अपनाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर द इसका सही जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। मामूली से माध्यम मध्यम क्या मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं। तो ऑप्शन है सामाजिक कारक, संज्ञानात्मक कारक, प्रसंज्ञानात्मक कारक या क्रियात्मक कारक। तो मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में कारक सीखने में बाधा डालते हैं, तो वह है संज्ञानात्मक कारक। कौन सी कारक है? संज्ञानात्मक कारक, याद रखना। आगे गणितीय पत्रिका है। तो गणितीय कैसी पत्रिका है? प्रमेय प्रमाणित करने के लिए संदर्भ, शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन है या गणित के सवालों का एक संग्रह है। तो गणित पत्रिका शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से गणित पर ध्यान केंद्रित करती है। क्या जो गणित पत्रिका होती है वो शिक्षा शास्त्र के बजाय स्पष्ट रूप से ना गणित पर ध्यान केंद्रित करती है, न कि शिक्षा शास्त्र के। आगे निम्नलिखित में से किस समस्या का समाधान भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता? तो निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता? ऑप्शन इसके संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति, भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण, पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ, प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी। तो जो इन समस्याओं में से ना जो भारतीय शिक्षक है उनको भौतिक संसाधनों के विकास, क्या जो भारतीय शिक्षक है उनको भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण इसका सामना नहीं करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही जवाब है। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां। शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, यह किस उपागम का सिद्धांत है? तो ऑप्शन है इसके संज्ञानात्मक, रचनावादी, व्यवहारवादी या वस्तुनिष्ठवादी। जो शिक्षण विधियों है ना उनके द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। तो कौन से उपागम है? तो यह है संज्ञानात्मक उपागम में। ऑप्शन नंबर ए संज्ञानात्मक में। वह कौन सी विधि है जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है? तो इनमें से कौन सी विधि है जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, विश्लेषणात्मक विधि, प्रयोगशाला विधि या संश्लेषणात्मक विधि। तो ऐसी विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है तो वो है प्रदर्शन विधि। कौन सी? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि देखो और सुनो और समझो के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? प्रदर्शन विधि, याद रखना। प्रदर्शन विधि देखो सुनो और समझो के सिद्धांत पर कार्य करती है। आगे मूल्यांकन संबंधी सटीक वाक्य है। तो मूल्यांकन संबंधी सटीक वाक्य है। ऑप्शन है शिक्षण उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विद्यार्थियों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने में का माध्यम है। तो मूल्यांकन संबंधी सटीक वाक्य है। इनमें से कौन सा मूल्यांकन संबंधी सटीक वाक्य है? तो मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है? तो याद रखना मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मूल्यांकन कैसी प्रक्रिया है, तो आप बताइएगा कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आगे प्रश्नों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो इनमें से प्रश्नों के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं? ऑप्शन है इसके लघुरात्मक, वस्तुनिष्ठ,
निबंधात्मक, लघुरात्मक, अतिलघुरात्मक व वस्तुनिष्ठ। निबंधात्मक, अतिलघुरात्मक। तो जो निबंधात्मक, लघुरात्मक, अतिलघुरात्मक और वस्तुनिष्ठ, ये सभी प्रश्नों के प्रकार होते हैं। जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें एक लाइन या वस्तुनिष्ठ, जिसमें आपको जैसे भी मैं जिन प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। अतिलघुरात्मक प्रश्न जिसके अंदर एक या दो लाइनों के अंदर उत्तर देना होता है, और लघुरात्मक उस प्रश्न जिनके अंदर 4 से 5 लाइनों के अंदर अपना उत्तर देना पड़ता है। और निबंधात्मक प्रश्न में पूरा निबंध के रूप में अपना उत्तर देना होता है, जिसके अंदर 1 पेज से 2 पेज भी चले जाते हैं। आगे, छात्रों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या उचित होगा? तो इनमें से जो गणित के छात्र हैं उनको सीखने में संबंधित कठिनाइयों को कम करने के लिए इनमें से क्या उचित होगा? तो ऑप्शन है इसके अधिक गृह कार्य देना, मानसिक दंड देना, पुरस्कार देना या कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना। तो जो गणित के छात्रों को सिखाने के संबंध में ना जो कठिनाइयाँ हैं उनको कम करने के लिए कारणों को जानकर कठिनाइयों को दूर करना चाहिए। क्या? कारणों को जानकर कठिनाई को दूर करना ही गणित के छात्रों को कठिनाइयों को कम करता है, कि कारणों को जानकर कठिनाई को दूर करना चाहिए। आगे, प्रोजेक्ट विधि में छात्रों को कैसे वातावरण मिलता है? जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें छात्रों को कैसा वातावरण मिलता है? तो ऑप्शन है बंधन का, स्वच्छंदता का, स्वतंत्रता का या सहयोग का। जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें छात्रों को स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है। कैसा वातावरण मिलता है? स्वतंत्रता का। याद रखना, प्रोजेक्ट विधि में छात्रों को स्वतंत्रता का वातावरण मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सही, इसका सही जवाब है स्वतंत्रता का। आगे, ऑप्शन नंबर 11, खोज विधि का प्रमुख गुण कौन सा है? तो इनमें से खोज विधि का प्रमुख गुण कौन सा है? क्रियाशीलता, संवेदनशीलता, रचनात्मक या मौलिकता। तो जो खोज विधि है उसका प्रमुख गुण है क्रियाशीलता। याद रखना, का प्रमुख गुण कौन सा है? क्रियाशीलता, खोज विधि का गुण है एक, तो क्रियाशीलता। आगे, प्रयोगशाला विधि का एक दोष बताइए। तो इनमें से कौन सा प्रयोगशाला विधि का दोष है? व्यय विधि है ये, सर्वोपयोगी विधि नहीं है, अधिक समय लेती है या उपयुक्त सभी। जो प्रयोगशाला विधि है उसमें व्यय अधिक लगता है, वह सर्वोपयोगी भी नहीं है और इसमें अधिक समय भी लगता है। तो ऑप्शन नंबर द सही है, उपयुक्त सभी ऑप्शन प्रयोगशाला विधि के दोष माने जाते हैं। आगे, संश्लेषणात्मक विधि कौन सी है? संश्लेषणात्मक विधि कौन सी है? तो सीखने की, प्रयोग करने की, अनुसंधान करने की या अनुकरण की। जो संश्लेषणात्मक विधि है वह सीखने की विधि है। किस विधि है संश्लेषणात्मक विधि? तो याद रखना, संश्लेषणात्मक विधि सीखने की विधि है। क्या? संश्लेषणात्मक विधि सीखने की विधि है। तो याद रखना, संश्लेषणात्मक विधि सीखने की विधि है। विश्लेषणात्मक सूत्र है, तो इनमें से विश्लेषणात्मक विधि का कौन सा सूत्र है? देखिए, अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो जो विश्लेषणात्मक विधि है उसका सूत्र है कि वो अज्ञात से ज्ञात की ओर होती है। क्या? अज्ञात से ज्ञात की ओर। और ये बाकी ये तीनों सूत्र यह है संश्लेषणात्मक विधि के सूत्र है। और अज्ञात से ज्ञात की ओर विश्लेषणात्मक का, और अज्ञात से ज्ञात आए तो विश्लेषणात्मक, लेकिन उल्टा ज्ञात से अज्ञात आए तो संश्लेषणात्मक, स्थूल से सूक्ष्म आए तो भी संश्लेषणात्मक, और सूक्ष्म से स्थूल आए तो भी संश्लेषणात्मक। अगर ये ऐसे पूछता कि सूक्ष्म से स्थूल तो विश्लेषणात्मक हो जाता। तो जो निगमन विधि है वह किसका मार्ग है? शोध का, अनुकरण का, तीव्रता का या खोज का। तो जो निगमन विधि है, कौन सी? निगमन विधि, यह है अनुकरण का मार्ग है। तो याद रखना, निगमन विधि अनुकरण का मार्ग है। आगे, अच्छे प्रश्न पत्र की कौन सी विशेषता होती है? तो इनमें से कौन सी विशेषता अच्छे प्रश्न पत्र की है? पाठ्यक्रम का समावेशन व उद्देश्य पर बल देना, प्रश्न व अंक विभाजन की स्पष्टता होनी चाहिए, सामान्य निर्देश व विकल्प व्यवस्था होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो एक अच्छे प्रश्न पत्र की व्यवस्था, ये उपयुक्त तीनों ही अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। कौन कौन सी? पाठ्यक्रम का समावेशन और उद्देश्यों पर बल देना चाहिए, प्रश्न व अंक विभाजन की स्पष्टता होनी चाहिए कि कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है, कैसा है, सामान्य निर्देश और विकल्प की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तीनों ही अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता है। आगे, मूल्यांकन से संबंधित कथन कौन सा है? इनमें से कौन सा कथन मूल्यांकन से संबंधित है? तो मूल्यांकन
निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो भी मैंने बताया था आपको पहले, मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विद्यार्थियों के व्यवहार में चलने का साधन है। विषय वस्तु के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है, तो उपयुक्त सभी। इसका जवाब होगा उपयुक्त सभी, कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कथन सही है। विद्यार्थियों के व्यवहार में चलने का साधन है, क्या साधन है? विद्यार्थियों के व्यवहार में चलने का साधन है, मूल्यांकन विद्यार्थियों के व्यवहार में चलने का साधन है। और विषय वस्तु के उद्देश्य से घनिष्ठ संबंध है, तो उपयुक्त सभी मूल्यांकन से संबंधित कथन है। आगे, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है? तो इनमें से किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है? वस्तुनिष्ठता, विभेदकारिता, विश्वसनीयता व वेदता। तो जो परीक्षा में है, क्या परीक्षा में वेदता, वेदता, क्या वेदता गुण है, शुद्धता, इसके कारण शुद्धता बनी रहती है। तो वेदता के गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता बनी रहती है। आगे, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं है? क्या जो गणित शिक्षण है उसमें अभ्यास कार्य का निम्नलिखित में से कौन सा महत्व नहीं है? ये भी नहीं है पूछ रहा है। तो निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए, गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होना, एकाग्रता एवं आत्मविश्वास के विकास हेतु, या व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो ये इसका जवाब होगा व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। क्या व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। ये इसका महत्व नहीं है कि व्यावसायिक कुशलताओं का प्राप्त करना हेतु इसका उपयोग किया जाता है, अभ्यास हेतु इसका उपयोग किया जाता है, तो ये गलत है, तो ये महत्व नहीं है। बाकी गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य के लिए, निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए ये इसका महत्व है। गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होना चाहिए, ये भी सही है। एकाग्रता एवं आत्मविश्वास के विकास हेतु, तो ये भी सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 21वां। एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का आह्वान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान कर सकता है। उपयुक्त कथन से कथनाकार इनका, अर्थात इस कथन का कथनाकार कौन है? उसका कथनाकार है हर्बर्ट, अरस्तु, स्पेंसर या प्लूटो। तो इस कथन का कथनकार है प्लूटो। कौन? प्लूटो। आगे, आगमन विधि किसकी मार्ग है? तो आगमन विधि किसकी मार्ग है? खोज का, अनुसरण का, अनुसंधान का, या तीव्रता का। तो आगमन विधि खोज का मार्ग है। किसका मार्ग है? खोज का। याद रखना, आगमन विधि खोज का मार्ग है। निगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या होता है? क्या निगमन विधि का, निगमन विधि किसका, निगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या होता है? छोटे से बड़ी की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो निगमन विधि है उसका सूत्र होता है सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर निगमन विधि का सूत्र है। और नियम से उदाहरण की ओर भी निगमन विधि का है, लेकिन यहाँ पे उदाहरण से नियम है तो ये आगमन विधि का हो गया। उदाहरण से नियम की ओर आगमन विधि का, और अगर नियम पहले आए, नियम से उदाहरण की ओर जाए, तो फिर वो निगमन विधि हो जाएगी। आगमन विधि का शिक्षण सूत्र क्या होता है? तो आगमन विधि का शिक्षण सूत्र है नियम से उदाहरण की ओर, छोटे से बड़ी की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। तो जो आगमन विधि अभी मैंने बताया आपको, नियम से उदाहरण, तो नियम से उदाहरण तो निगमन का हो गया, लेकिन अगर उदाहरण से नियम होता तो आगमन का होता, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है नियम से उदाहरण की ओर, तो ये तो निगमन का हो गया, आगमन का नहीं है। छोटे से बड़ी की ओर, तो ऐसा कोई सूत्र नहीं होता। ज्ञात से अज्ञात की ओर, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर आगमन विधि का सूत्र है। और अगर अज्ञात पहले आता फिर ज्ञात आता, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते, तो फिर आगमन विधि हो जाता, अर्थात निगमन विधि हो जाता। लेकिन यहाँ पे ज्ञात से अज्ञात की ओर है तो आगमन विधि होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में क्या पैदा करता है? आत्मविश्वास पैदा करता है, गणित के प्रति रुचि पैदा करता है, उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करता है, या गृह कार्य की प्रेरणा देता है। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में गणित के प्रति रुचि पैदा करता है। क्या? गणित के प्रति रुचि पैदा करता है। तो याद रखना, उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिगम सामग्री का उपयोग छात्रों में गणित के प्रति रुचि पैदा करता है। आगे, दृश्य श्रव्य का प्रयोग निम्न में से कौन सा आधार महत्वपूर्ण है? ज्ञानेंद्रियों का संबंधी ज्ञान से साक्षात्कार, आकर्षण एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण, कम समय में ज़्यादा ज्ञान, या फिर अध्यापक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायक।
तो जो दृश्य श्रव्य का प्रयोग ज्ञानेंद्रियों का संबंध ज्ञान से साक्षात्कार आधार महत्वपूर्ण है। क्या? ज्ञानेंद्रियों का संबंध ज्ञान से साक्षात्कार, इसका सही जवाब है। कागज कटिंग तथा मॉडलों का प्रमुख रूप से प्रयोग किसमें किया जा सकता है? तो कागज कटिंग तथा मॉडलों का प्रयोग में से किसमें किया जा सकता है? लाइब्रेरी में, गणित में, प्रत्ययों तथा प्रमेयों को प्रमाणित व स्पष्ट करने में उपयुक्त में से कोई नहीं, या प्रदर्शनी में। तो जो कागज कटिंग तथा मॉडलों का प्रमुख रूप से प्रयोग गणित में प्रत्ययों तथा प्रमेयों प्रेमियों को प्रमाणित व स्पष्ट करने में इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका? कागज कटिंग व मॉडलों का। योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। क्या? योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यह किसकी परिभाषा है? तो योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। यह किसकी परिभाषा है? किलपेट्रिक की, क्रो एवं हर्बर्ट की, राइटर की या स्किनर की? तो योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। तो यह परिभाषा है किलपेट्रिक की। किसकी है? किलपेट्रिक की है। तो याद रखना, किलपेट्रिक ने कहा था कि योजना एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में ही पूरा किया जाता है। तो किसने कहा था? किलपेट्रिक ने। गणित की वह विधि कौन सी है जो करके सीखने के सिद्धांत पर काम करती है? तो इनमें से कौन सी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है? प्रदर्शन विधि, संश्लेषणात्मक विधि, प्रयोगशाला विधि या प्रयोजन विधि? तो इसका जवाब होगा प्रयोगशाला विधि। क्या? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि ऐसी विधि है जो करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है कि करके सीखे। बच्चा कैसे सीखे? करके, प्रयोग करके सीखे। तो प्रयोगशाला विधि करके सीखने के सिद्धांत पर कार्य करती है। गणित शिक्षण की वह कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? तो भी मैंने पहले बताया था आपको, प्रयोगशाला विधि, संश्लेषणात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि या प्रयोजन विधि। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर किसमें चलते हैं? अगर यहाँ पे निगमन आता तो हम निगमन कर देते हैं, यहाँ पे लेकिन निगमन नहीं है। तो इनमें से कौन सी विधि है जो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? तो वह है विश्लेषणात्मक विधि। कौन सी विधि? विश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक विधि भी अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित है? शिक्षण उद्देश्य, मूल्यांकन के साधनों से, सीखने के अनुभव या उपयुक्त सभी। तो जो डॉक्टर ब्लूम के अनुसार ना, मूल्यांकन की प्रक्रिया इन सभी से संबंधित है। किससे? शिक्षण उद्देश्यों से, मूल्यांकन के साधनों से, सीखने के अनुभवों से। तो डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया शिक्षण उद्देश्य से, मूल्यांकन के साधनों से, सीखने के अनुभवों से संबंधित है। याद रखना, ऑप्शन नंबर 10 इसका सही जवाब होने वाला है। जिस किसी क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, वह विक्रिया कहलाती है। ऑप्शन इसके लिखित कार्य, निदानात्मक कार्य, मौखिक कार्य या प्रदर्शन कार्य। तो जिस क्रिया, इसमें से कौन सी क्रिया है? निदानात्मक क्रिया। कौन सी? निदानात्मक क्रिया से यह पता लगाया जाता है कि छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है। तो याद रखना, किसे पता लगाया जाता है कि छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है? तो निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक कार्य से यह पता लगाया जाता है कि छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है। तो किससे पता लगाया जाता है? निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक कार्य से। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रदर्शन किया था? स्पेंसर ने, डॉक्टर ब्लूम ने, हर्बर्ट ने या डीपी नन ने? तो मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से डॉक्टर ब्लूम ने, किसने? डॉक्टर ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से प्रदर्शन किया था। याद रखना, डॉक्टर ब्लूम ने। क्या? डॉक्टर ब्लूम ने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से, कौन सी, कैसे? त्रिकोणात्मक रूप से प्रदर्शन किया था। याद रखना, डॉक्टर ब्लूम ने। ओके। विभेदकारी परीक्षा किसमें अंतर स्थापित करती है? तो विभेदकारी परीक्षा किसमें अंतर स्थापित करती है? प्रतिभावान छात्रों में, कमजोर छात्रों में, सामान्य छात्रों में, उपयुक्त सभी में। जो विभेदकारी परीक्षा है वह प्रतिभावान छात्रों में, प्रतिभावान छात्रों के साथ में कमजोर छात्रों में भी, वह सामान्य छात्रों में भी अंतर स्थापित करती है। तो ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होने वाला है। प्रतिभावान छात्रों में, कमजोर छात्रों में व सामान्य छात्रों में। ऑप्शन नंबर द सही जवाब, उपयुक्त सभी अंतर स्थापित करता है विभेदकारी परीक्षा में। अच्छा प्रश्न पत्र बनाने के लिए
आवश्यक पद कौन सा है? प्रश्न पत्र डिजाइन का निर्माण, ब्लूप्रिंट या आधार पत्र का निर्माण, प्रश्न पत्र का संपादन एवं विश्लेषण या उपयुक्त सभी। जो अच्छा प्रश्न पत्र होता है ना, उसके लिए प्रश्न पत्र पर डिजाइन का निर्माण, ब्लूप्रिंट या आधार पत्र का निर्माण व प्रश्न पत्र का संपादन एवं विश्लेषण, सभी पद सही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होने वाला है उपयुक्त सभी। मूल्यांकन हेतु अपनाए जाने वाली विधियां या तकनीक है, तो इनमें से कौन सी मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली विधि है? निरीक्षण व साक्षात्कार, प्रश्नावली व पड़ताल सूची, संचित अभिलेख व सामयिक जांच। तो जब मूल्यांकन करते हैं ना, हम मूल्यांकन हेतु इन सभी विधियों का प्रयोग करते हैं। सभी विधियां मूल्यांकन हेतु अपनाई जाती है। कौन कौन सी? निरीक्षण व साक्षात्कार, बच्चे से उसके बारे में निरीक्षण करते हैं, उसके साक्षात्कार, उससे बातें पूछते हैं उससे, तो निरीक्षण व साक्षात्कार। उसके अलावा प्रश्नावली व पड़ताल सूची, संचित अभिलेख व सामयिक जांच, ये सभी मूल्यांकन हेतु अपनाई जाने वाली विधियां हैं, तकनीकें हैं। रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय शिक्षण विधि है, तो रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय विधि कौन सी है? आगमन निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि या प्रयोजन विधि। तो जो रेखा गणित शिक्षण हेतु है ना, प्रदर्शन विधि, क्या? रेखा गणित शिक्षण हेतु प्रदर्शन विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है। तो याद रखना, रेखा गणित शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि याद रखना, प्रदर्शन विधि रेखा गणित शिक्षण हेतु सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? तो इनमें से गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है? पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाना, नवीन भाषा से लिखा ज्ञान, मंदबुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक, छोटी कक्षाओं को बालकों के विकास हेतु। तो इसका सही जवाब होगा नवीन भाषा से लिखा ज्ञान। नवीन भाषा से लिखा ज्ञान। गणित विषय में सहायक सामग्री से नवीन भाषा से लिखा ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, बाकी सभी उपयोगी है। पाठ को आकर्षक व रुचिकर बनाना, मंदबुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक है, छोटी कक्षाओं के बालकों के विकास हेतु भी आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होने वाला है। गणित विषय में सहायक सामग्री नहीं के लिए उपयोगी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, नवीन भाषा से लिखा ज्ञान, क्योंकि इससे नवीन भाषा का ज्ञान थोड़ी प्राप्त होता है। आगे, निम्न में से अंग गणित शिक्षण की विधि कौन सी है? अंग गणित विधि की शिक्षण विधि कौन सी है? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि या समीकरण विधि। जो खेल विधि है, कौन सी? खेल विधि अंकगणित शिक्षण की विधि है। कौन सी? खेल विधि। आगमन विधि, क्या? आगमन विधि का मुख्य दोष कौन सा है? तो इनमें से कौन सा दोष आगमन विधि का है? ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, ज्ञान अस्थायी व दीर्घकालिक होता है, विषय निरस्त हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आगमन विधि है ना, उसका मुख्य दोष है कि ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है। इसमें क्या? जो आगमन विधि है, तो आगमन विधि में ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, यही इसका दोष है। ज्ञानार्जन बहुत धीमी गति से होता है, यह आगमन विधि का दोष है। निम्न में से क्या? निम्न में से कौन सा गुण गणितीय विश्लेषण विधि का नहीं है? तो इनमें से कौन सा गुण गणितीय विश्लेषण विधि का नहीं है? छात्र में अन्वेषण करने की क्षमता उत्पन्न करना, छात्र की बौद्धिक शक्तियों का विकास होना, चिंतन को प्रोत्साहित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी विश्लेषण विधि का नहीं है, कोई भी गुण विश्लेषण विधि का नहीं है। प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष, तो इनमें से कौन सा प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष है? यह बालकों को बुद्धिमान बनाने पर जोर देती है, यह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, यह छात्रों को मूर्ख बनाती है, या फिर यह छात्रों का मानसिक शोषण करती है। जो प्रयोगशाला विधि है, उसका दोष यह है कि यह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मानती है। क्या? जो प्रयोगशाला विधि है वह छात्रों को छोटा वैज्ञानिक मान लेती है, जबकि वो उनमें इतनी क्षमता नहीं होती है। यदि ज्यामितीय आकृतियों का बोधन हो जाता है तो विद्यार्थियों के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा? ऑप्शन है आकृतियों का वर्गीकरण करने का, आकृतियों की प्रशंसा करने का, श्याम पट पर ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का, या वैसी ही आकृतियाँ बनाने का। तो आकृतियों का वर्गीकरण करने का। यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो विद्यार्थियों में व्यवहार में
आकृतियों का वर्गीकरण करने में आकृतियों में वर्गीकरण करने का परिवर्तन हो जाता है। विद्यार्थियों को किसी गणितीय चित्राकृति को दिखाने से निम्न में से किस उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है? आकृति पहचान सकेंगे, आकृति बना सकेंगे, आकृति के विभिन्न माप ले सकेंगे या आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकेंगे। तो विद्यार्थियों को किसी गणितीय चित्राकृति को दिखाने में आकृति पहचान सकेंगे, वो विद्यार्थी आकृति की पहचान कर सकेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए से जो आप आकृतियों की पहचान कर सकेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 45वां, गणित शिक्षण में विद्यार्थी में जो ज्ञान उपयोग व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह है क्या? गणित शिक्षण में विद्यार्थी में जो ज्ञान उपयोगी व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह इनमें से कौन सा है? गणित की परिभाषाओं का प्रत्यास्मरण करता है, उपकरणों को ही सही ढंग से उपस्थित करता है, समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है, या विद्यार्थी सोचने समझने के बाद निर्णय ले सकता है। तो जो गणित शिक्षण के विद्यार्थियों में ना ज्ञान उपयोग व्यवहारगत परिवर्तन में, तो उसमें समस्या के समाधान में के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है। क्या? समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त विधि एवं सूत्र का चयन करता है। ऑप्शन नंबर सही जवाब होने वाला है इसका। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। जब तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल राज एग्जाम हमको सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको क्लास किस लगी। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।